आज के शो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। लोग पलायन क्यों करते हैं? इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहला तो यही कि किसी देश में किसी व्यक्ति या फिर किसी समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, उस पर जुल्म हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो वो व्यक्ति या फिर समुदाय उस जगह से चला जाएगा। पिछले एक दशक में इसका सबसे बड़ा या फिर कहें सबसे क्रूर उदाहरण है रोहिंग्या मुसलमान। म्यांमार में उनका नरसंहार हुआ तो लाखों की संख्या में वो पलायन करके अगल बगल के देश चले गए। बड़ी संख्या में ये लोग बांग्लादेश, भारत जैसे देशों में रह रहे हैं। फिर सर्वाइवल के अलावा पलायन की दूसरी वजह बेहतर जिंदगी तो होती ही है। जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जाने का ख्वाब देखते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये ख्वाब देखता है कि वो किसी दिन अमेरिका या फिर यूरोप के किसी देश में जाकर पढ़ाई करेगा, काम करेगा या फिर वहीं पर परमानेंटली बस जाएगा। पर इन दिनों वहाँ एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट बढ़ रहा है। बाहरी लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और यहाँ से निकल जाइए, ये ज़मीन गोरों की है और हम ही यहाँ रहेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा शिकार भारतीय ही हो रहे हैं, क्योंकि वही इन देशों में बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ नौकरियाँ करते हैं, बिजनेस भी शुरू करते हैं। राजनीति और प्रशासन हर क्षेत्र में बेहतरी करते आए हैं। भारतीय मूल के कई अमीर व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेशी ज़मीन में झंडे गाड़े हुए हैं। ब्रिटेन में भी आपको ऐसे कई बड़े नाम मिल जाएंगे, जैसे ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल, सुरेंद्र अरोड़ा जो होटल के बिजनेसेस में आगे हैं, और फिर इस लिस्ट में लक्ष्मी मित्तल का नाम भी आता है जो ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हिंदुजा फैमिली तो ब्रिटेन की सबसे अमीर फैमिली मानी जाती है। जब भी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी की बात चलती है तो इन भारतीय मूल के अमीर लोगों को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग ब्रिटेन की सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे सरकार को बहुत फायदा होता है। दक्षिणपंथी पार्टियां जो इमिग्रेशन के खिलाफ खड़ी थी, वो भी शायद अमीरों पर ऐसा सख्त रवैया नहीं रखती जितना आम लोगों के खिलाफ रखा जाता है। पर अब ब्रिटेन में रह रहे इन अमीरों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, और इनमें सिर्फ भारतीय मूल के अमीर शामिल नहीं हैं, बल्कि दूसरे देश से आए बिजनेस पर्संस और खुद ब्रिटेन के कई अमीर शामिल हैं। दरअसल लेबर सरकार अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रेचल रीव्स जो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर हैं, वित्त मंत्री भी आप समझ सकते हैं, तो रीव्स इस महीने के अंत में एक नया बिल लेकर आ रही हैं जिसमें अमीरों पर टैक्स बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। चर्चा ये भी है कि इस बिल में एग्जिट टैक्स को भी शामिल किया जाएगा, यानी जब कोई अमीर व्यक्ति देश छोड़ेगा तो उसे एक बहुत बड़ा टैक्स ब्रिटेन की सरकार को देना होगा। अब अमीरों का डर यह है कि एक बार एग्जिट टैक्स लग गया तो फिर हमारा देश छोड़ना मुश्किल हो जाएगा और उसकी आड़ में सरकार दूसरे टैक्स भी बढ़ा देगी। और इसीलिए ये अमीर अब ब्रिटेन से निकलकर यूएई का रास्ता चुन रहे हैं। यही ब्रिटेन से अमीरों के पलायन की वजह भी बना हुआ है। हमने लक्ष्मी मित्तल का नाम लिया था, ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति। खबर है कि उन्होंने भी दुबई जाने का फैसला कर लिया है। हरमन अरोड़ा है जो भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं, जो ब्रिटेन में रहते हैं। 5,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है उनकी, और वो भी दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा कई अरबपति इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं जिनका अगला ठिकाना दुबई हो सकता है। अरबपतियों के अलावा ब्रिटेन के आम लोग भी दुबई जाने का ऑप्शन तलाशते रहते हैं। ब्रिटेन के लोग मूव टू दुबई और जॉब्स इन दुबई जैसे कीवर्ड्स इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। पिछले एक साल की बात की जाए तो ऐसे सर्च लगभग 50% बढ़ गए हैं। यूएई के अखबार द नेशनल की रिपोर्ट कहती है कि 11,300 मिलियनरीज यानी कि करोड़पतियों ने 2024 में ही ब्रिटेन छोड़ दिया था। 2023 में ही करीब 40,000 ब्रिटिश नागरिकों ने दुबई को अपना नया घर बनाया। सिर्फ ब्रिटेन से ही नहीं, दुनिया भर के अमीर लोग दुबई का ऑप्शन चुन रहे हैं। पिछले एक साल में दुनिया भर से 9,800 मिलियनरीज या फिर करोड़पतियों ने यूएई में अपना ठिकाना बनाया है। इसलिए आज के शो में जानेंगे ब्रिटेन में रह रहे अमीर लोग दुबई क्यों जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 15वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोप में नई दुनिया और नए रास्तों का पागलपन था। इंग्लैंड एक छोटा सा द्वीप था, रिसोर्सेस भी कम थे, इसलिए उन्होंने समुद्र को चुना। ब्रिटिश नाविक स्पेन और पुर्तगाल को देखकर समुद्री शक्ति बनने की रेस में उतर गए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और ये कंपनी व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे कंपनी ने किले बनाए, सेनाएं रखी और स्थानीय राजाओं की राजनीति में दखल देने लगे। ब्रिटेन की नौसेना इतनी मजबूत हो गई कि कोई भी समुद्री रास्ता उससे बच नहीं सकता था। 1757 के बाद भारत का बड़ा हिस्सा कंपनी के कब्जे में चला गया। अफ्रीका और कैरेबियन में भी उपनिवेश बन गए
औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटेन में नई फैक्ट्रियां लगी, दुनिया भर से लोग यहाँ पर पैसा कमाने आए और ब्रिटेन ने धीरे धीरे दुनिया के अमीर लोगों का सबसे सुरक्षित और सबसे टैक्स फ्रेंडली ठिकाना जो था वो बनता गया। इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, ब्रिटेन का साम्राज्य बहुत बड़ा था, दुनिया की व्यापार राजधानी लंदन बन गया। और दूसरी, शानदार कानूनी व्यवस्था, पैसा हमेशा यहाँ पर सेफ रहता था। और तीसरी, टैक्स आसान थे, लोग पैसा कमाते तो उनके पास पैसा बचता भी था। कई दूसरे राज्यों में वहाँ के राजा अमीरों से बहुत ज़्यादा टैक्स ले लेते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद ही वहाँ नॉन डॉम स्टेटस वाला सिस्टम ला दिया गया, जिसने पूरी दुनिया से अमीरों को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। नॉन डॉम स्टेटस यानी अगर आप ब्रिटेन में रहते हैं और आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी धंधा करते हैं तो आपको अपने बाहर के धंधे पर टैक्स नहीं देना होगा। इसका फायदा ये होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी डील लंदन में ही साइन होने लगी, यहाँ विकास होने लगा। उसी के बाद लंदन दुनिया की टैक्स कैपिटल माना जाने लगा था। इस नॉन डॉम स्टेटस को 1914 में आधिकारिक तौर पर कानून में शामिल कर लिया गया, पर इसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया गया। वो ये था कि अगर आप विदेशी कमाई पर टैक्स नहीं देना चाहते तो आपको एक फीस ब्रिटेन की सरकार को देनी होगी, पर वो फीस बहुत मामूली थी। फीस देकर टैक्स से बचना ही फायदे का सौदा था। आप करोड़ों का धंधा करके कुछ लाख रुपए टैक्स चुका सकते थे। अब इस एक कानून की वजह से ब्रिटेन में हजारों की संख्या में बाहर से लोग आए और वहां पर रहने लगे थे। लेकिन 6 अप्रैल 2025 को ब्रिटेन की लेबर सरकार ने इस कानून को खत्म कर दिया। उनका तर्क ये था कि इससे अमीरों को बहुत फायदा होता है और सरकार उनसे टैक्स नहीं वसूल पाती। जब ये 250 साल पुराना कानून खत्म हुआ तो इस नॉन डॉम स्टेटस को हासिल करने की कीमत महज 30,000 पाउंड थी। फैसला तो अप्रैल 2025 में लिया गया, लेकिन इसकी तैयारी ब्रिटेन की सरकार बहुत पहले से कर रही थी। इसके लिए पहले से ही हजारों की संख्या में अमीर लोग ब्रिटेन छोड़कर दुबई जा रहे थे। अब नवंबर 2025 में जब एग्जिट टैक्स की बात तेज हो गई तो कई अरबपतियों ने भी अपना ठिकाना दुबई में बनाने का प्लान कर लिया है। पर दुबई ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपराध कम है, अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है, प्राइवेट स्कूलों की फीस ब्रिटेन की तुलना में 2/3 है। इन्हीं वजहों से 25 लाख ब्रिटिश नागरिक अब दुबई में रहने लगे हैं। अमीरों और बड़े बिजनेस पर्सन्स को यहाँ क्या फायदा मिलता है? टैक्स में तो बहुत बड़ी छूट मिलती ही है। बिजनेस पर सिर्फ 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है और ये भी 2023 में शुरू हुआ। उसके अलावा पर्सनल इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, ग्लोबल इनकम टैक्स, ये सब शिफर है, मतलब शून्य। इससे अमीर धंधा पानी करने वालों को बहुत बड़ी बचत होती है और इसीलिए ये लोग दुबई का रास्ता चुनते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, पिछले 1 साल में दुनिया भर से 9,800 मिलियनरीज यानी कि करोड़पतियों ने यूएई में अपना ठिकाना बनाया है। आप दूसरी जगह कमाई करें, प्रॉपर्टी बेचें, शेयर्स बेचें, आपको वहाँ की सरकार को कुछ नहीं देना है। और उसके अलावा दुबई में बिजनेस करना आसान भी बना दिया गया है। वहाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता और इसे आसान बनाया जाता है। सरकार की ही ये नीति है ताकि दुबई को दुनिया का बिजनेस हब बनाया जा सके और यूएई की सरकार इसमें कामयाब हुई भी है। एक और बड़ी वजह है यूएई का पॉलिटिकल सिस्टम। वहाँ राजशाही चलती है, एब्सोल्यूट मोनार्की। राजा ही देश और सरकार का मुखिया होता है और उसी के इशारे पर सब होता है। राजा ने एक बार जो नियम बना दिया उसे कोई बदल नहीं सकता। लोकतांत्रिक देश में ऐसा आसानी से हो सकता है। और ब्रिटेन का ही उदाहरण ले लीजिए, 250 साल पुराना कानून बदल दिया गया। उसके अलावा किसी विपक्ष का भी कोई झंझट नहीं होता। सरकार गिरने या संसद से बिल पास कराने में भी मुश्किल नहीं होती। राजनीतिक स्थिरता तो होती ही है और इसीलिए अमीर लोग दुबई का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। तेल मिलने के पहले अरब चरवाहे यहाँ ऊंट चराया करते थे। 1950 के दशक में यहाँ मोतियों का व्यापार शुरू हुआ। दुबई के तत्कालीन पीएम शेख रशीद बिन सैयद अल मखतूम ने यहाँ कई पोर्ट्स बनवाए ताकि बड़े जहाज यहाँ पर आ सकें। उन्होंने दूसरे देशों से कर्ज उठाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। 1970 के दशक में यहाँ पर तेल मिला, इससे हुई कमाई को पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया गया। 1979 में जेबल अली पोर्ट बनाया गया और ये दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित बंदरगाहों में से एक था। इससे दुबई मिडल ईस्ट का गेटवे बन गया। 1985 में फ्री जोन्स की शुरुआत हुई, बिजनेस और आसान कर दिया गया। आप यहाँ डॉलर में धंधा कर सकते थे। डॉलर की वजह से दुनिया भर के व्यापारी यहाँ आकर धंधा करने लगे और टैक्स में कई तरह की छूट भी दी गई। इसके बाद 2000 के दशक में दुबई का जबरदस्त पीआर शुरू हुआ ताकि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लुभाया जा सके।
शहर को एक ब्रांड बना दिया गया, बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई और पाम जुमेरा जैसे मैन मेड आइलैंड्स बने गए, और ये सब दुबई को एक फ्यूचरिस्टिक इमेज भी देते हैं। उसके बाद यूएई की सरकार ने और भी नीतिगत बदलाव किए, जिससे दुबई आज एक बिजनेस हब बन गया है। अब जब ब्रिटेन की सरकार अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का प्लान बना रही है, तो इनके लिए सबसे आसान रास्ता दुबई ही दिख रहा है। आप इस विषय पर क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते एक अपडेट लेते जाइए। रूस के G7 गुट में शामिल होने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग रोकने का जो पीस प्लान पेश किया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर जंग शांत हो जाती है और दोनों देश शर्तों को मान जाते हैं, तो रूस से सारे प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं और उसे वापस G7 में शामिल किया जा सकता है। वापस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो 2014 तक इस गुट का हिस्सा हुआ करता था। उस समय इस गुट को G8 नाम से बुलाते थे, लेकिन 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और इसकी वजह से रूस को यहाँ से निकाल दिया गया और उसमें 7 देश रह गए। ट्रंप ने इसी साल जून महीने में कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ही ये कहा था कि 2014 में रूस को G8 से निकालना बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उस समय जर्मनी ने ट्रंप के बयान का विरोध किया था। उस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और अब ट्रंप ने पीस प्लान के ड्राफ्ट में इस बात को भी डाला है, लेकिन रूस के G7 में वापस शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि ये जंग रुके, और फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि रूस और यूक्रेन दोनों देश इस प्लान पर सहमति जताएंगे, इसलिए ये बात भी फिलहाल दूर की कौड़ी लगती है। राजदूत के एपिसोड के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप देखते रहिए खबरगांव। कैमरे के पीछे है आनंद। शुक्रिया।